बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने जनूबी पंजाब की सियासत के ऊपर गुफ्तगू करनी है, हमने जनूबी पंजाब के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करनी है, हमने जानने की कोशिश करनी है कि ये ख़ित्ता क्यों महरूम है। यहाँ पर टैलेंट तो मौजूद है, हम जो पॉपुलेशन है वो हमारी जनरली यहाँ पर ज़्यादातर तो पॉपुलेशन है, जैसे हम पूरे मुल्क की पॉपुलेशन यूथ पे कंप्राइज़ करती है, हमारी भी यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन यूथ बल यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राना इकबाल सिराज साहब, जो कि मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली। इस पर तफसीलन बात करेंगे और हम मसाइल की हमेशा बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी कि हम हल की तरफ जाएँ। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, दुनिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस खित्ते में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सियासत और हुकूमत क्या सोच रही है इस खित्ते के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए सर। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया, थैंक यू। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर रूही टीवी जुनैद अनवर साहब, जो कि पॉलिटिकल बीट है। उनके पास हमेशा हम उनको प्रोग्राम में दावत देते हैं जब हमने सियासी हवाले से गुफ्तगू करनी हो। इनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे और इनसे चाहेंगे कि क्योंकि रिपोर्टर हजरात इनके पास पल पल की खबर होती है, तो इस वक्त क्या मसाइल हैं, यूथ के क्या मसाइल हैं, यूथ की क्या आवाज़ है। मीडिया का काम ही आवाज़ बनना है, आवाज़ उठाना है। जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती, मीडिया उनकी बात सुनता है। तो जुनैद साहब से इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और हल जानने की कोशिश करेंगे, इनका तज्जिया जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका और आपको गुड मॉर्निंग राना इकबाल साहब को और हमारे सुनने वाले और देखने वाले तमाम नाजरीन को उनकी सुबह बखैर और खैर का दिन गुजरे उनका। थैंक यू सो मच जुनैद साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। हमेशा हम आपको निक ऑफ टाइम पे जो है वो मदू करते हैं और आप हमेशा हमारी दावत कबूल करते हैं, प्रोग्राम पे आते हैं। स्टार्ट आपसे स्टार्ट करेंगे। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इस वक्त जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें तो बुनियादी मसाइल क्या हैं, ख़ास तौर पर यूथ के क्या मसाइल हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और वो क्या चाहते हैं। आज जनूबी पंजाब के मसाइल की बात की जाए तो वो पूरे मुल्क के मसाइल से थोड़ा सा ज़्यादा हमें उनके मसाइल नज़र आते हैं कि जनूबी पंजाब एक ऐसा ख़ित्ता है कि जहाँ पर जो है वो ज़राअत से माला माल ख़ित्ता है, यहाँ पर टैलेंट है, यहाँ पर हर चीज़ है, मगर उस सब के बावजूद यहाँ पर भूख नाचती है। अब ये देखिए, जनूबी पंजाब फूड बास्केट है, मगर उसके बावजूद यहाँ पर जो है यहाँ का किसान जो अनाज उगाता है, जो गंदम देता है, जो यहाँ पर फल देता है, सब्जियाँ देता है, मगर उसके घर जो है वो हांडी उसकी जो है वो नहीं पक रही, उसके घर जो चूल्हा है वो नहीं जल रही। कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि यहाँ का जो जानवर पाल है वो दूध जो है वो उसका निकालता है, दूध होता है, और मगर उसके घर दूध दस्तयाब नहीं है, बाकी पूरे मुल्क के अंदर जो है उसका दूध जाता है। जनूबी पंजाब का यहाँ पर किसान जो है वो जानवर यहाँ पर पालता है, और जो मज़बा खाने हैं वो कराची और लाहौर के अंदर हैं, तो वहाँ पर जो है वो सूरत हाल है। यहाँ पर काश्तकारी यहाँ पर है, और उसके अलावा जबकि इंडस्ट्री जो है सारी वो फैसलाबाद के अंदर है, टैक्स फ्री जोन वहाँ पर है, अपर पंजाब में कराची पर है। तो जनूबी पंजाब के लोगों के साथ मुसलसल जो है वो ये मसाइल हैं। उसकी एक बड़ी वजह यहाँ लीडरशिप का सबसे बड़ा फुकदान है जनूबी पंजाब के अंदर। राना साहब शायद इस बात को न माने कि यहाँ से इस खत्ते से वज़ीर आज़म भी रहे, इस खत्ते से सदर भी रहे, इस खत्ते से वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, उसके अलावा वज़ीर आला तक इस खत्ते से लोग रहे, मगर इस खत्ते को ऑन करने के लिए कोई तैयार नहीं। आज भी ये सूरत हाल है कि मुल्तान की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी को और तहरीक इंसाफ को जो है वो मैंडेट मिला, मुस्लिम लीग नून को शहर से एक सीट मिली, जिसका खमियाजा अवाम इस सूरत में भुगत रही है कि जनूबी पंजाब हो, मुल्तान हो, कोई मेगा प्रोजेक्ट अभी तक हमारे पास नहीं आया। हमें कभी हमारे मुल्तान विहाड़ी रोड हो, पुराना दुनियापुर रोड हो, ये अभी तक जो है ये भी अभी मुकम्मल होने के मराहिल में जो है वो दाखिल नहीं हुए। तो ये एक जनूबी पंजाब का नोहा है जो कि हम हर अपने प्रोग्राम में सुनाते हैं, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारा नोहा भी कोई सुनने को तैयार नहीं। अब ये ख़ित्ते की जो बात है, ख़ास तौर पर इसके जो मसाइल हैं उसको भी कोई जो है वो टेक ऑफ करने को जो है वो तैयार नहीं है। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली का पार्ट हैं, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं। मुझे ज़रा बताइएगा कि सर जिस तरह की इन्होंने मसाइल बताई, ये बड़े बुनियादी मसाइल हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे मुल्तान विहाड़ी रोड की बात की, दीगर बहुत से प्रोजेक्ट्स की बात की, लॉन्च किए गए हैं, हरकत हमें नज़र आई है, आप अब आगे का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, हल क्या देखते हैं इन सारे मसाइल का। देखिए, हमारा ये खित्ता है, इसके अंदर बहुत सारे मसाइल, उनमें बहुत सारे वजूहात हैं। मैं समझता हूँ सियासी तौर पे भी यहाँ के जो लोग वोट लेकर गए, उन्होंने
इस खित्ते के लिए बस तकरीबन अगर मैं समझता हूँ किसी भी मुजाती किसी के साथ वो नहीं है, और वो लोग शायद मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर भी हैं, और लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो हमारा बिहारी रोड था इसको 25 साल के बाद बन रहा है। बिल्कुल। और 25 साल बड़ा अरसा होता है। मैंने असेंबली में इस पे आवाज़ भी उठाई थी और कातल रोड मैंने कहा था इसको, और मैं मुख्तलिफ जगहों पे एक्टिंग में गया, फिर मैंने अपने MP सबान से कहा, और मैं समझता हूँ कि हमने इसकी आवाज़ उठाई। ये मतलब ये जुल्म है कि 25 साल बाद एक रोड बना, और ये शुक्र अल्लाह का कि ये बन गया। और ये इस पे मैं जो भी लोग इससे मुंसलिक हैं मैं उनको दुआ देता हूँ कि चलो हमारे लोगों का ये दर्द और ये दुख कम हुआ। दुनियापुर रोड है उसकी भी इससे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैंने बहुत दफ़ा मुख्तलिफ मैंने मिनिस्टर साहब को भी कहा कि भाई इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और ये मैं इस पर बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। लेकिन हमारे यहाँ सच में यहाँ के जो इशू है वो लाहौर वाले, ज़ाहिर बात है लाहौर बैठ के वो इस एरिया को समझते हैं। ये शायद यहाँ पर गूंगे लोग बसते हैं, यहाँ के लोग जो हैं बात नहीं कर सकते। यहाँ की जो मैं जो एक आपको बात बता दूं कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ अब पूरे पाकिस्तान को मतलब पता चल गया कि साउथ पंजाब ये खिता ये महरूमी का शिकार है, और इस पे अब सियासत कोई नहीं कर सकता। इसके साथ काम करना पड़ेगा। जैसे EPZ की बात हुई, एक्सपोर्ट जोन की, मतलब ये किसको पता नहीं है, पूरे पाकिस्तान में बने, फैसलाबाद बने, सियालकोट बना, कराची बना, उसके अलावा रिमेर खां बना। तो मुल्तान भी क्या ऐसा मुल्तान के लोगों ने कर दिया है कि इस खित्ते में नहीं बना। ये फूड बास्केट है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर गंदम ये पैदा करते हैं, बिल्कुल यहाँ का किसान, मैंगो यहाँ, सिट्रस यहाँ, कॉटन इस एरिया की बड़ी क्रॉप थी जो बदकिस्मती से कि उसको बहुत सारे लोग उस पर सीड की बात करते हैं, कोई पेस्टिसाइड की बात करता है, खाद की। देखें ये पूरा एक सर्कल था जिसको किसी ने हमारी सॉइल के ऊपर किसी ने काम नहीं किया, हमारे यहाँ के पानी के ऊपर काम नहीं किया। उस किसान को, जिस किसान ने इस पे काम करता उसको सपोर्ट नहीं किया गया, किसान को उल्टा मारा गया। आज भी आप देख लें जो हमारा ये खित्ता है ये सारे का सारा एक मतलब मेहनत कशों का है। यहाँ का मजदूर काम करता है, यहाँ की खवातीन और बच्चे तक काम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब ये गंदम खुद पैदा करते हैं लोग, जब कोई ऐसा मुश्किल वक्त आए जो इसमें ये साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। आज भी सारा पाकिस्तान यहाँ से लोग पैदा करते हैं और वो लोग खाना खा रहे हैं। तो इनके लिए इनके पाँव में जूते भी नहीं है। मैं पहले भी ये बात करता हूँ, असेंबली में मैंने ये बात की। तो ये एक पूरी लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है ना ये हर उस शख्स की है जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये शऊर रखता है, ये समझता है। सियासत देखिए, सियासत अपनी ज़ात के लिए आप कर रहे हैं, कितनी देर करेंगे? सियासत अपने मुल्क के लिए होनी चाहिए, सियासत अपने खित्ते के लोगों के लिए होनी चाहिए। उन एरिया में वो मनसूबे आने चाहिए। EPZ एक्सपोर्ट जोन यहाँ की ज़रूरत है। 8 करोड़ का एकड़ है इंडस्ट्री स्टेट में। मुझे बताएं एक नया आदमी कारोबार करेगा वो कहाँ से फैक्ट्री लगा लेगा, और वो कैसे मशीनरी इंपोर्ट करेगा? और एग्रीकल्चर की मशीनरी, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, उसके लिए आपको स्टोरेज चाहिए, उसके लिए आपको उसको वैल्यूएट करने के लिए मशीनरी चाहिए। मतलब हुकूमत को भी पता है, और पहले भी हुकूमतों को पता था। अच्छा। और यहाँ के जो सियासी लोग थे उनको भी पता है कि तरक्की कैसे आएगी। तरक्की एक ही चीज़ से आएगी। देखिए ये एरिया एग्रीकल्चर है, इसमें एग्रीकल्चर मशीनरी चाहिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री चाहिए, एग्रीकल्चर स्टोरेज के लिए इनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। आप इनकी जो फसलें पैदा होती हैं वो ज़ाया होती है, ख़राब हो जाती हैं, उसके ऊपर कोई सुनता नहीं है। मैं तो बल्कि एग्रीकल्चर की मीटिंग के अंदर ही मैंने कई दफ़ा कहा है कि भाई आप एग्रीकल्चर के हवाले से आपको देखें ये जो एरिया है इसके ऊपर कौन सा बड़ा काम है जो नहीं हो सकता। दूध यहाँ का, गोश्त यहाँ से, अब जानवर यहाँ पैदा होता है, सलाटर हाउस कराची में और लाहौर में। सर एक्सपोर्ट जोन्स की आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा इस पर मज़ीद रोशनी डालें कि हमारी जो इंडस्ट्री है, अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट जोन्स बना देते हैं, मिसाल के तौर पर आप ख़ुद भी एक बिज़नेसमैन है, कितना
मुनाफा या कितना हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यहाँ से जनरेट होती है, कितना एग्जाम्पल के तौर पर, इस वक्त स्टैट्स पे बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, कितना फायदा होगा इस खित्ते को अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट जोन बना दिया जाए? यहाँ के सबसे पहले तो कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पर फ्लरिश करेगी अगर हम एक्सपोर्ट जोन बना देते हैं? देखिए, ये जो गोश्त यहाँ स्लाटर हाउस खुलने चाहिए, ओके, उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री उसके रिलेटेड है वो सब यहाँ पर आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ की जिनास हैं उनके मुताबिक यहाँ इंडस्ट्री मशीनरी इनको उस पर टैक्स नहीं लेना चाहिए। मैंगो हमारी इतनी बड़ी क्रॉप है, वो हमारा ज़ाया होता है, मैंगो के ऊपर फ्रीज ड्राइंग पे काम हो रहा है, डिहाइड्रेशन पे काम हो रहा है, वो इंडस्ट्री यहाँ पर ओपन होनी चाहिए, उस पर इनको काम करना चाहिए। उसके अलावा हमारा जो एरिया है किसानों के हवाले से, कॉटन एक हमारा बड़ा, मतलब अब कॉटन के जोन बना देने चाहिए हमें, कॉटन पे हमें पूरा प्रॉपर एक, जिनके पास फंड है उनको हमें लेकर आना चाहिए। हम उस गरीब किसान से कॉटन काश्त करवा रहे हैं जिसके पास खाने को या उसके पास खाद डालने को पैसे नहीं है, और हम उसको मतलब आज भी अगर हम देखा जाए जो उसने इस्तेमाल करनी है काश्तकारी के लिए, कोई भी मशीनरी या बिजली या खाद, उसके पैसे उसका हिसाब बनाए ना, तो वो तो उल्टा बेचारा मकरूज हो रहा है। आपने तो उसको मतलब कभी उसको सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। सब के सब एक बात देख रहे हैं कि बस हम शायद इनका खून तक निचोड़ लें। लेकिन आप यकीन करें, मैं आपको बताऊं, मेरी अभी ब्राज़ील एम्बेसडर के साथ मैं मिला था, उसने मुझे कहा कि आपके पास खाना नहीं है, आपके पास ज़मीनें आपकी बंजर हो रही हैं, आपकी पीएच इतनी, आप सबको पता है पीएच हमारी ज़मीन की हाई है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है हमारी ज़मीनों में, हम बैलेंस फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे, हमारा यूरिया और डीएपी और पोटाश सबको पता है। एग्रीकल्चर जितने भी इससे लोग जुड़े हैं जो यहाँ के, मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं, सबको पता है। लेकिन भाई बात यही है कि हमें सबको मिल बैठना पड़ेगा और हुकूमत को भी इस खित्ते के ऊपर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। ये जिस तरह से चीज़ें सस्ती ऐसे नहीं होगी, ज़्यादा पैदावार, ज़्यादा उस ज़मीन से पैदावार लेना तब सस्ती होगी। आप अगर किसी की कीमत मुकर्रर कर दें, उससे आप सस्ता कुछ चीज़ हो, तो वो तो उल्टा इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है। इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है। जुनैद साहब, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर मैं जानना चाहूँगा। जैसे कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट जोन है वो बनाने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को प्रमोट करने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। हमने 2025 में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हुए देखे। अब ये भी सुना कि एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी हमने बनानी है, हमने इंपोर्ट लेड इकॉनमी से निकलना है। जनूबी पंजाब के खित्ते के हवाले से अगर हम बात करें, कोई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा होता हो कि एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी की तरफ हम जा रहे हैं? अच्छा, एक तो हमारा वैसे कौमी अलमिया भी है और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के इनका फोकस भी उसी पर होता है कि जिस चीज़ के अंदर रेट, सीमत, बजरी और सरिया इस्तेमाल हो, वो शायद कौम की तरक्की के लिए एक बेहतर इकदाम समझा जाता है। कि हम अभी तक किसी बात का क्रेडिट ले रहे हैं जी, कातिल रोड, मुल्तान विहाड़ी रोड बन गया, दुनिया पर रोड का अगर मेयार अच्छा नहीं है वो भी बन गया। बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, और जिस तरह हम इकोनॉमी को बेहतर करने की बात करें और इस खित्ते के लिए एक्सपोर्ट जोन्स की बात की जा रही है, इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात की जा रही है, इसके ऊपर कितना काम किया जा रहा है, इस पर तफसील गुफ्तगू करते हैं। जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन नाज़रीन इस वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी जुनैद साहब से कि इंडस्ट्री के लिए किस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं। 2025 की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर ये साल एक अच्छा साल साबित हुआ पाकिस्तान के लिए भी, और इस खित्ते में भी हमने देखा कि जनूबी पंजाब में बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। मुल्तान शहर के लिए भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। जुनैद साहब इसके ऊपर रोशनी डाल रहे थे कि अब इन प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा होगा, किस तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर ज़रूरत है। जी जुनैद साहब, बिल्कुल। मैं ये कर रहा था कि हमारे यहाँ जो इस वक्त ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वो यहाँ पर इंडस्ट्री जोन बनाया जाए, टैक्स फ्री इंडस्ट्री जोन। और जिस तरह राना साहब ने कहा कि इस वक्त जो हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट है वो बहुत महंगा हो चुका है, और उसके साथ साथ वहाँ पर अब मज़ीद गुंजाइश भी नहीं है, बहुत कम प्लाट खाली पड़े। टैक्स फ्री इंडस्ट्री जोन आए, यहाँ पर इंडस्ट्री आए और वो यहाँ पर काम करे, यहाँ जनूबी पंजाब के लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब आप राना साहब, आप भी इस बात को देखेंगे कि कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि यहाँ का मज़दूर जाता है बलूचिस्तान कमाने के लिए, और वहाँ से वो उसको पता भी है कि उसका वहाँ पर उसका
उसकी जान महफूज नहीं है और वो यहाँ से ज़िंदा जाता है और वहाँ से वो मुर्दा जो है वो वापस आता है इस खत्ते के। जबकि हमने बात की ये खत्ता पूरे मुल्क को पालता है, यहाँ पर ज़राअत है, यहाँ पर जो है वो लाइफ स्टॉक है, यहाँ पर ब्रेन है, यहाँ पर जो है वो नौजवान हर चीज़ से ये खत्ता माला माल है। मगर फिर भी कि यहाँ के मज़दूर जो है उसको यहाँ पर रोज़गार नहीं मिलता, उसको बलूचिस्तान जाना पड़ता है। यहाँ पर जब आप इंडस्ट्री लगाएंगे, जब सरमायादार यहाँ के अपना सरमाया लगाएगा, यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान को भी जो है वो कुर्सी वाली नौकरी मिलेगी। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, अगर कोई हुकूमत इस जनूबी पंजाब के इस सराइकी वसीब के ख़त्ते के साथ कोई जो भला करना चाहती है वो यही है कि इस खत्ते के जो वसाइल हैं उनको इस तरीके से तकसीम किया जाए कि वो यहीं पर खर्च हो। यहाँ की जो गंदम है वो यहीं पर जो है वो तैयार और यहीं से पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया के अंदर उसकी सप्लाई हो। यहाँ का जो जानवर है वो यहीं पर ज़िबा और उसका गोश्त यहीं से जो है वो बनकर जो है वो बिके पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क के अंदर बिके। ये जुल्म नहीं है कि यहाँ का जानवर पैदा होता है, उसको यहाँ पर पाला जाता है और उसके बाद जो है वो उसका गोश्त जो है वो कराची के अंदर जाके ज़िबा हो या लाहौर के अंदर जाके ज़िबा हो। ये जुल्म है कि यहाँ का जो जानवर पाल है वो जानवर को तैयार करता है, वो जानवर को बड़ा करता है, उसको पालता है, मगर उसका गोश्त खाने से वो महरूम है क्योंकि वो बेचेगा उसको तो वो अपनी एक वक्त की रोटी लेगा, उसके बावजूद उसके पाँव नंगे होंगे। आप जो है वो देखें लोगों के पास जानवर मौजूद है इस खत्ते के अंदर, मगर वो उनके पाँव में, जिस राणा साहब ने कहा, जूता नहीं है, उनके तन पर कपड़ा नहीं है। उसकी वजह यही है कि वसाइल जो है वो फैले हुए हैं, वो कहीं और है। चीज़ पैदा यहाँ होती है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती है और वो उस जगह चली जाती है। जब तक यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आती, यहाँ के लोगों को नहीं वो किया जाता, उस वक्त तक जो है वो सूरत हाल मैं समझता हूँ कि बेहतर नहीं होगी। राणा साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? जी देखें, हम यहाँ पर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो जैसे जुनैद भाई ने बात की है, तो कराची वो जानवर जाएगा और लाहौर जाएगा और उसके ऊपर फ्रेट लगेगा, उसके बाद वो मुनाफा वो ले जाएंगे। अब पालना, उसको खिलाना पिलाना, उसकी मजदूरी सब इन गरीब लोगों ने की, तो किसी को नज़र नहीं आता। इस शहर में आप देखें, एक्सपो सेंटर मुल्तान नहीं है, वो लाहौर में बन गया, कराची बन गया। प्रोड्यूस यहाँ होती है, डिस्प्ले यहाँ होना चाहिए चीज़ें। हमारा मैंगो यहाँ पैदा होता है, उसका एक्सपो इस्लामाबाद में लग रहा है, उसका एक्सपो लाहौर में लग रहा है, किसको पता नहीं है। और ये जो जितनी भी मैं समझता हूँ कि ये मुंह मोड़ ले इस खत्ते से, तो इस खत्ते की जो किसान की और जो मज़दूर की, जो यहाँ के नौजवानों की ये जो मेहनत है, जिस पे डाका डाल रहे हैं लोग, और मैं समझता हूँ कि इस पे कोई रियायत नहीं कर रहे। यहाँ पर देखिए ना, अगर लाहौर के लिए मनसूबे आते हैं, लाहौर को आप बड़ा कितना बड़ा करेंगे, और वो शहर जो अपनी एक इतनी बड़ी आबादी के साथ घिर गया है, अभी उसको आप और बड़ा कितना करेंगे और कितना उसमें पैसा खर्च करेंगे, जो कि आपको चाहिए कि नए शहरों के ऊपर जो आप पैसा खर्च करें, मुल्तान पे करें, आप शुजाबाद पे करें, जौलपीर वाला पे करें, खानेवाल पे करें, आप इस मुजफ्फरगढ़ पे करें। ये जो जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ के बच्चे, मैं स्कूलों को विज़िट किया, मैं स्कूलों के हवाले से मैं बताऊँ आपको, नीचे बैठने की जगह उनके पास एक तरह की हमवार नहीं है, बेंच तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद उन स्कूलों में उस किसान के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, गंदा पानी, वो पानी जो इंसान शायद मुंह को भी ना लगा सके। उन बच्चों के दांत खराब हो चुके हैं, जिगर खराब हो चुके हैं, गुर्दे खराब हो चुके हैं। तो उन स्कूलों में जब मैं गया तो उनमें किसी में टीचर नहीं है, किसी स्कूल के अंदर फर्नीचर नहीं है, किसी स्कूल के अंदर कमरा नहीं है, छतें गिरने वाली हैं। आप मुझे बताएं, मैं जब लाहौर लेके गया डाटा उठा के यहाँ से, और मैंने बताया, और मैं समझता हूँ कि तो वो कितना जुल्म है और कब से ये हो रहा है। मतलब जिन स्कूलों के अंदर वो बच्चे जो हमारी नर्सरी हैं, जो हमारा असल मुस्तकबिल है, और जो किसान हमारे लिए इन शहरों का पेट पाल रहा है, उसके बच्चों के लिए आप मतलब आप क्या अंधे हैं? आपको नज़र नहीं आता? अच्छा रन साहब, हम लोग ना मसाइल पे बहुत गुफ्तगू करते हैं। जैसे आपने बताया एजुकेशन सेक्टर की बात की आपने, हेल्थ सेक्टर में मसाइल हैं, तमाम सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मसाइल हैं। साफ़ पानी का बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है यहाँ पर। अब इन मसाइल से निकल के हमने हल की तरफ जाना है।
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों ने, देखिए हाल इसका ये जो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बात की, आपने भी बात की, उस पर काफी सारी चीजों पे हमें बात करने की जरूरत है। एक एक सेक्टर के जरा बारे में बताइए। यहाँ का हिस्सा है, जो यहाँ का मतलब इस खित्ते का जो हमारा हिस्सा है वो हमें पूरा मिलना चाहिए, और यहाँ वो अफसर लगाने चाहिए जो इस खित्ते के लिए काम कर सके, ठीक, बजाय इसके उनमें इतना पोटेंशियल ना हो। अभी मैं बताऊं, आमिर खान करीम यहाँ पर लगे हैं कमिश्नर, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह वो मैं समझता हूँ कि वो खुद जाके हर जगह को देख रहे हैं, हालांकि ये चीज़, लेकिन वो बंदा इस एरिया से भी है, बुरे वाले के रहने वाले हैं, और दूसरा वो सेम ऑफिसर है, वो बहुत सारी चीज़ें खुद से वो अपने मतलब एक मैं समझता हूँ कि शायद ही हमारे यहाँ शाबाश मिलती हो किसी को, लेकिन वो कर रहा है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, ओन करके शहर को ओन करके काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं अभी आया हूँ, जो हमारे यहाँ ट्रैफिक फंसी होती थी, जो हमारे रोड सफाई नहीं होती थी, जो मैंने अब पूरा एरिया देखा है, माशाल्लाह इतना खुशी मिलती है कि यार चलो कोई तो। और मैं देखें, मैं बताऊँ, हम सबको ये जो अफसरान यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये सियासत है, हमें अपने जो, क्योंकि शहर हमारा है, हम स्टेक होल्डर हैं, और जो देहात हमारे हैं उनके लिए भी हमें उस तरह खुले दिल से हमें उन पर काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सीएम पंजाब जितनी कोशिश कर रही हैं पंजाब के हवाले से, और वो बेटी हैं पंजाब की, और यहाँ जो हमारे साउथ पंजाब की बेटियाँ हैं उनके पाँव में जूतियाँ नहीं हैं। मैं उनको मैसेज देता हूँ आपके इस प्रोग्राम के हवाले से कि इस खित्ते की बेटियों का, माओं का, बच्चों का, आप एक माँ भी हैं और बेटी भी हैं, और मैं बतौर MPA आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस खित्ते में आएँ, देखें और इन पे काम करें। आपको अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, बड़ा एक ओहदा दिया है, और हमने आपको वोट दिया है। 100% हम आपको सपोर्ट करते हैं, मैं 100% उनको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इस वक्त हम हुकूमत के हवाले से एक असेंबली में मेरा एक रोल है, और दूसरा मैं इस खित्ते से मैंने वोट लिया है, तो मैं 100% चाहता हूँ कि वो कामयाब हों और वो इस खित्ते के लिए काम करें, इस खित्ते के लिए काम करें, वो कामयाब हों। जुनैद साहब, सियासत पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साबिक अमीर जमात इस्लामी से आपने गुफ्तगू की, आपने उन्होंने कहा कि ये हुकूमत तो साबुन पे खड़ी है। क्या वजह हुई इस हवाले से, क्यों उन्होंने अपना ये बयान दिया? बिल्कुल, साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जो है वो मुल्तान थे और दरवेश आदमी हैं, और वो दौरा हदीस मुकम्मल होने करने वाले जो तलबा थे उनसे भी उन्होंने ख़िताब किया, और बाद में रूही से ख़ुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि ये हुकूमत जो है वो अब के साबुन पर खड़ी है और वो किसी भी वक्त फिसल सकती है। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हुकूमत जो है वो अब डामाडोल है, और उसके अलावा हुकूमती इक़दामात पर भी उन्होंने, जो वंडर बॉय की बात की जा रही है, वंडर बॉय का तो शायद उन्होंने जिक्र नहीं किया, मगर उन्होंने ख़ास तौर पर ये कहा कि हुकूमत के अब दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। और साथ साथ उन्होंने इस खित्ते का भी नोहा वो जो है वो पढ़ कर सुना और बताया कि यहाँ के किसानों के साथ जो हुकूमत ने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। यहाँ पर गंदम का काश्तकार जो है वो रुल गया, यहाँ पर जो है वो कपास का काश्तकार रुल गया, और उसके बाद अब जो हालिया जो सूरत हाल, सब्ज़ी की सूरत हाल है कि वो जो काश्तकार है वो इस तबाही के दहाने पे है, और हुकूमत जो है कभी 9000 ट्रैक्टर्स का दावा करती है और कभी जो है वो किसान कार्ड के दावे और वादे करती है, मगर इस सब के बावजूद जो है वो किसान की हालत नहीं बदल रही। तो इस पर भी उन्होंने जो है वो अपना मौक़िफ़ दिया और कहा कि हुकूमत ने जो है वो आवाम से और किसानों से किसी किस्म के जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए, किसी किस्म के वादे पूरे नहीं किए। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अभी आपने सब्ज़ी फ़रोश के हवाले से बात की, जो सब्ज़ी के काश्तकार हैं उनकी सूरत हाल इस वक्त बेहतर नहीं है। क्यों बेहतर नहीं है इस वक्त, क्या सूरत हाल है, ग्राउंड की क्या रियलिटीज़ हैं? आम आवाम तो बहुत खुश नज़र आ रही है, वो कह रही हैं चीज़ें सस्ती हो गई, आलू सस्ते हो गए, टमाटर सस्ते हो गए, हर चीज़ सस्ती हो गई। असल में जुल्म यही है कि किसान को ज़िबा करने के बाद जो है वो एक मसनूई तौर पर रेट कम किए जाते हैं। जिस तरह गंदम काश्तकार ने 2021 और 2200 रुपये तक फ़रोख्त की, जबकि अब वही मार्केट के अंदर 5000 रुपये मन आपको आटा मिलता है। मतलब ये जो 3000 रुपये का गैप है ये कौन खा, मैन खा गया। आप मरीम नवाज़ ने ऐलान किया था कि 13 रुपये की रोटी मिलेगी, बड़े बड़े वो पोस्टर्स भी लगाए, और हर तंदूर के बाद फ़ोटो वाला उनका वो फ्लैक्स नज़र आता था, मगर अब वो फ्लैक्स भी गायब हो गए। और अब राणा साहब भी MPA हैं और शहर से रहते हैं। राणा साहब भी हमें बताएं कि शहर में किसी तंदूर पर 13 रुपये की रोटी मिल रही है। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर गुफ्तगू हो रही है, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी और गंदम की कीमतों के ऊपर, जो कि इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। इसी के साथ जो हमारे सब्ज़ी फरोश लोग हैं, सब्ज़ी काश्तकार हैं, उनके भी मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जुनैद साहब इसके ऊपर तफसील गुफ्तगू कर रहे थे। जुनैद साहब उसको कंप्लीट कीजिएगा जो आप बात कर रहे थे। बात कर रहे थे रोटी की। सबसे पहले तो 13 रुपए के पूरी कौम ने, पूरे शहर ने और हम सब ने वो इश्तिहारात भी देखे यार, तंदूर के बाहर लटकता हुआ फ्लेक्स भी देखा, मगर अब शायद ही किसी तंदूर पर जो है वो 25 रुपए से कम रोटी इस वक्त जो है वो दस्तयाब हो। तो कहने का मकसद ये है कि पॉलिसी के अंदर वो पूरा साल उसको जो है वो एक पॉलिसी को नहीं लेके चला जा सका। अब इस वक्त गंदम काश्त हो चुकी है, 2 महीनों तक 3 महीनों तक गंदम उतरना शुरू हो जाएगी और इस वक्त मुल्क के अंदर कोई गंदम का बहरान भी नहीं है। हुकूमत कहती है वाफर मिकदार में गंदम के स्टॉक्स मौजूद हैं और फ्लोर मिल्स वालों के पास भी पूरे स्टॉक मौजूद है, तो फिर गंदम का रेट इस कदर क्यों इजाफा हुआ? क्यों अवाम को मुसीबत किया जाता है? एक प्रोग्राम किया पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, जो मैं अपना दूसरा प्रोग्राम करता हूँ, उस पर हमने जगह जगह जाके आटे की कीमतें चेक की, जिसमें हुकूमती आटा तो इस वक्त सही रेट पे मिल रहा है, जो रेट तय किया गया हुकूमत की तरफ से। वो हुकूमती आटा बिल्कुल वो मिल रहा है, मगर वो उस मिकदार में नहीं मिल रहा, उसकी क्वालिटी को चेक करने की जरूरत है। दूसरी बात करते हैं, एक कॉलर हमारे लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। एक अच्छी डिस्कशन आपकी रोइंग चैनल के हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी और राणा पीपल्स पार्टी से हैं और इनकी कई बातों से मैं इत्तेफाक भी करता हूँ, लेकिन वो चीजें जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए उस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। आप देखिए, मैं खुद जिम्मेदार फैमिली से हूँ। आप मुझे अपनी पिछले 1-2 साल से मुझे कोई प्लॉट या जमीन बेचनी पड़ती है। मैंने अपनी गंदम 2500 रुपए मन पे सेल की, ठीक है जी, और आज गंदम क्या है। हम नहीं चाहते, जिम्मेदार है कि लोगों को महंगा आटा मिले, महंगी गंदम मिले, बिल्कुल नहीं। ये पॉलिसीज का फेलियर है और नॉन स्टॉप फेलियर है। हम 70 साल में अपने मुल्क की पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर सके। इंडोनेशिया देखें, कोरिया देखें, आप मलेशिया देखें, आपकी पॉलिसीज को लेके वो मुल्क कहाँ चले गए। समझ नहीं आती इनकी कि ये ड्राइंग रूम में बैठ के, एसी कमरों में बैठ के हमारे सियासतदान कौन सी पॉलिसियां बनाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट, आपकी डेमोक्रेसी मजबूत नहीं है, आपका एग्रीकल्चर जी, बहुत शुक्रिया। यही अब्दुल शकूर साहब, यही बात की जा रही है जुनैद साहब की तरफ से भी कि इन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है और पॉलिसीज़ को लॉन्ग टर्म बनाने की ज़रूरत है। जी जुनैद साहब, कंप्लीट कीजिएगा। कर रहा था कि अब जो है उसको एक पॉलिसीज़ को, जिससे उन्होंने कहा कि पॉलिसीज़ को बनाते हुए ख्याल करना चाहिए कि जो उगा रहा है उसका भी फ़ायदा हो और जो खा रहा है उसको भी मुनासिब रेट पर मिले। तो अब यही सूरत हाल है कि अब आलू का काश्त का आलू जो है वो फील्ड से किसान के खेत से 5 रुपए किलो पर जो है वो इस वक्त खरीदा जा रहा है। मार्केट में 20 रुपए से 25 रुपए दस्तयाब है। तो कहने का मकसद ये 5 रुपए में उस किसान का क्या हाल होगा कि उसके तो खाद का खर्चा पूरा नहीं होता। उसने उसको जो है फसल को तैयार किया है, खादें हैं, पानी है, स्प्रे है और उसके बाद उसको निकाला है ज़मीन से, मतलब उसकी हार्वेस्टिंग की है, तो वो कहाँ जाएगा किसान? इस वक्त अगर हम वो जो, जैसे आप आलू की फसल की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि ये 42% हमारा एक्सपोर्ट होता है, जो कि अब इस वक्त मार्केट की उतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो सरमायादार जो है वो तो अपनी फसल को 3 हिस्सों में तकसीम करता है। एक तो फौरन बेचकर अपना थोड़ी सी बेचकर अपने मामूली खर्चे पूरे करता है, दूसरी वो अपने पास घर में स्टॉक रखता है ताकि वो मौके पे ज़रूरत पे आने भेजो। तीसरा जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो तो कोल्ड स्टोर में चला जाता है सरमाएदार का। जो आम काश्तकार, आम किसान, आम गरीब काश्तकार है जो 5 एकड़ तक का काश्तकार है, इससे कम का, उसने तो मौके पर बेचनी है। वो तो अभी फसल उसकी हार्वेस्ट नहीं होती कि उसके पास खाद वाला पैसे लेने के लिए खड़ा है, स्प्रे वाला पैसे लेने के लिए खड़ा है, पानी वाला पैसे लेने के लिए खड़ा है, उसके घर के अखराजात परचून की दुकान वाला उसके पास खड़ा है, वो तो नहीं स्टॉक कर सकता, वो तो रुल गया है। उसके लिए क्या है? उसके लिए क्या है? मसाइल का हल निकालने की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। राना साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत से मसाइल हैं इसके तहत, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर एक तो वासा का तो है ही, उसी के साथ साथ साफ रमज़ान आ रहा है। मैंने भी बेतहाशा प्रोग्राम किए इसके ऊपर, जुनैद भाई भी आवाज़ उठा चुके हैं, दीगर हमारे रिपोर्टर हजरात आवाज़ उठाते हैं। साफ़ पानी का मसला बहुत बड़ा मसला है। तकरीबन 50% से ज़ायद शहर की अगर हम बात कर लें तो फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब हैं। इसके लिए क्या किया जा रहा है? कोई आवाज़ उठाई जा रही है? एक साफ़ पानी अथॉरिटी बनाई गई है, उम्मीदें उससे बहुत अच्छी हैं कि इंशाल्लाह काम करेगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो इसका हल निकाल पाएगी? मैं खुद साफ पानी जो सेक्रेटरी साहब है वहाँ गया, उसके ऑफिस में गया, 3-4 चक्कर मैंने लगाए, लेकिन बदकिस्मती वही है कि वो इस खित्ते को वो सुनना भी नहीं पसंद करते। पहले तो वो मुझे मिला बड़ी मुश्किल से, फिर जब मिले
तो उसके बाद इस खित्ते के लिए उनके पास कोई नंबर नहीं है, वो सुनने को तैयार नहीं है। और आप ये देखें कि जो हमारा ये एरिया है, इस एरिया में जितनी गुर्दे की बीमारियाँ, ऊपर से जिगर की बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ, पहले गुर्बत है इन पे, ये पहले ही गुर्बत से मरे हुए। दूसरा, इनको बीमारियों ने ऐसी, जैसे आम पीने का पानी तक उनका एक मतलब एक आम आदमी ना उसको पीना है पानी, हर उसके पास पीने का पानी तक नहीं है। मैंने 6 अंबार हमारा चक है, मैंने वहाँ पर अपनी जेब से मैंने वहाँ पाइप लाइन डलवाने लगा, मैं 10-12 लाख मैंने जेब से वहाँ खर्च किया। तो यहाँ के एक हमारे यहाँ बदकिस्मती है, सियासत जो ना चुदराहट के लिए की जाती है और अपनी ज़ात के लिए की जाती है। यहाँ पर ये नहीं देखते, हालांकि मैं तो चाहता हूँ ये सारे मिलके काम करें, जो हमारे मसले हैं वो हल करें। तो हमारे जो जितने भी ये वाले, ख़ास करके इस खित्ते में साउथ पंजाब में पीने का बहुत बड़ा मसला है, ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा है। कुछ हमारे यहाँ पर सीवरेज का बड़ा बुरा हाल है, हमारे शहर का, ख़ास करके मुल्तान जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो मैं उस पर मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर तो कोई कुछ भी करें, ये इमरजेंसी लगाएं, हमें इन लोगों को बजाय निश्तर भरने के, मेडिकल स्टोर खोलने के और इतने सारे अस्पताल खोलने के, भाई आप खाना पीना अच्छा कर दें। हमारे जो दूध का, गोश्त का, मिर्चों का, हमारे जितने भी मतलब इशू हैं वो कोई ऐसे नहीं है कि ना होने वाले हो सकते हैं। हम यहाँ पर अगर उस पर काम करें तो ये इलाका तो पूरी अरब हमारे नज़दीक है, उसको हम प्रोड्यूस करके वहाँ बेच सकते हैं, बड़ी अच्छी कीमत मिल सकती है हमें। पर इसको देखा जाए, अभी चाइनीज़, कल मैं इस्लामाबाद था परसों, तो वहाँ पर चाइनीज़ आए हुए थे, एग्रीकल्चर की वो सारी की सारी वो बनाया हुआ था, लेकिन वो सारा ऐसे ही वो बना के उन्होंने उसके ऊपर तकरीरें हो रही थी और कोई काम नहीं। असल तो ये एरिया है जिस एरिया में एग्रीकल्चर है। अब उसके लिए आपको, मैं अभी चाइनीज़ को लेके आया हूँ मुल्तान, वो स्लाटर हाउस के वाले से मैं रिक्वेस्ट की उस कंपनी को कि आप मुल्तान को देखें। कल इंशाल्लाह वो मेरे पास मुल्तान आ रहे हैं, मैंने उनको अपना एरिया विजिट करना है, कुछ फार्म विजिट करने हैं। तो ये जो हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो माशी तौर पे हम यहाँ गुर्बत है। और यहाँ के किसान को आप ऐसी जो कमेटियाँ बनाएं, किसानों की ट्रेनिंग हो, उनके पास फर्टिलाइज़र के हवाले से उनको सपोर्ट किया जाए, उनके जो बिजली के हवाले से उनके प्राइस वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उनके रेट कम कराने हैं तो आप उनको दे दें, जो उनके पास खर्चे हैं उनको दे दें, आप करवाएं रेट कम। अच्छा, अभी तो वो बात की जा रही है ना कि हम लोग डायरेक्ट टू D2C हो रहे हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर हो रहे हैं, फार्मर्स डायरेक्ट बेचेंगे कंज्यूमर्स को। आपको लगता है कि ये कामयाब हो पाएगा? इससे ऑन पेपर तो बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि मार्केट बेस इकोनॉमी होगी, हम लोग तरक्की करेंगे। जब तक हम बाहर बैठेंगे और ड्राइंग रूम में बैठ के बात करेंगे, हम जाएंगे नहीं फील्ड में, फिर ये ऐसे ड्रामे हैं। हमें फील्ड में जाना चाहिए। मैं अगर ना जाऊं हल्के में और मैं ना जाऊं स्कूलों को, मैं विजिट ना करूं, मैं जाके उस खित्ते का डाटा ना लूं कि नंबर क्या है, यहाँ गुर्बत कितनी है, यहाँ बेरोजगारी कितनी है, यहाँ की औरतें कैसा खाना खा रही हैं, यहाँ के बच्चे स्कूलों में कैसे जा रहे हैं, और मुझे पता ही ना हो, मैं फिर कैसे काम कर सकता हूँ? तो उसके लिए मैं अब इस्लामाबाद गया हूँ, मैंने सारा डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ कि इस खित्ते में कितनी गुर्बत है, माशी तौर पर लोग की हालत क्या है, यहाँ के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। अब सबको पता है यहाँ मजदूर कराची, लाहौर और शेखुपुरा, गुजरात, जेलब यहाँ से जाते हैं। तो वजह क्या है? यहाँ पर इतने मुश्किलात हैं, परेशानियाँ। यकीन करें, लोग, मेरे पास दवाई के पैसे नहीं होते, आटा गंदम यहाँ पैदा होती है, आटे के पैसे नहीं है। अच्छा, आटा थैले ही हैं, मतलब ये फकीर नहीं है लोग, ये तो बड़े इज्जतदार लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं। आप इनको आटा बांटेंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे गुफ्तगू हो रही है और नौजवानों के लिए किस तरह की पॉलिसी की ज़रूरत है, हम इसके हवाले से भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इस खित्ते के मसाइल के ऊपर और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इन मसाइल का हल निकाला जाएगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी स्पेसिफिकली फॉर दिस रीजन। जुनैद साहब, यूथ के बारे में ज़रा बताइएगा कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कोई काम भी किया जा रहा है स्पेसिफिकली फॉर द यूथ? मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारे जो नौजवान है, एक विजन की बात है। हम भी नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटियों से बाहर आए हैं और हम सब
कि कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है वो उसको लीडर बनाने का एक एजाज़ होना चाहिए कि यूनिवर्सिटियों से लीडर पैदा हो, मगर हमारे यहाँ मजबूरी ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में जब आप जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पहला गोल यही होता है कि डिग्री का एक वो टुकड़ा हासिल करना है कागज़ का, उसके बाद नौकरी ढूंढनी है। नौकरी कितने पे ढूंढनी है? 20,000 पे 30,000 के ऊपर जो है वो नौकरी ढूंढनी है और फिर वो नौकरी करनी है। तो यूनिवर्सिटीज़ का जो सबसे बड़ा एक फुकदान है कि वो एक लीडर तैयार करने की बजाय, लीडरशिप सलाहियतें देने के बजाय, मतलब वो आपको कारोबार की तरफ लेके जाएँ, उसकी तरफ लेके जाने के बजाय नौजवानों को गुलाम बनाने की तरफ लेके जाते हैं कि आपने सारी ज़िंदगी 20,000 रुपये पे गुजारनी है या 30,000 रुपये, और जो है 10-15 साल बाद आप जो है वो 50,000 रुपये कमाने लग जाएंगे, और नौजवान भी इसी उसके अंदर स्किल्स जो है वो ना होने के बराबर है। मतलब कि हम इसी बात वो एक बड़ी प्यारी बात है कि किसी ने कहा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो सर्किट उसने किस तरह बनाना है, तो यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा था, उसे समझ नहीं, उसके घर इलेक्ट्रिशियन आया, उसने पूछा भी चाचा समझ नहीं आ रहा, उसने कहा पो तेनू एंज करके वो बन गया। कहने का मकसद ये कि स्किल्स की कमी है नौजवानों के अंदर, लीडरशिप की कमी है, ये जॉब वाला जो खौफ है ना कि नौकरी जो है वो लेनी है, नौकरी ना मिली तो ये खास तौर पर सरकारी नौकरी, एक दफा पक्की नौकरी लगी तो फिर हमारा फ्यूचर सेट है। चार्म जो है उसमें भी कम करने की जरूरत, ये भी एक जुल्म है ना, ये दोहरा निज़ाम है कि अमीर शहर जो डिप्टी कमिश्नर है वो फॉर्च्यूनर पर, और गरीबे से शहर जो है उसकी साइकिल की चैन भी टूटी हो, तो ये एक बड़ा नौजवान इससे भी दिल बर्दाश्ता होता है। तो मेरी नज़र के अंदर नौजवानों को लीडरशिप स्किल्स की देने की ज़रूरत है, उनको उम्मीद पैदा करने की ज़रूरत है। उनको उम्मीद पैदा करने की ज़रूरत है। सर, आप खुद एक बुनियादी तौर पर एक बिजनेसमैन हैं, आपने अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे आपके बिजनेस के हवाले से, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स हम पैदा नहीं कर रहे, हम लोग जॉब सीकर्स पैदा कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हम बिजनेस की तरफ क्यों नहीं लेके जा रहे? सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक तो वो एरिया, उसका माहौल बदल रहा है। आप सियालकोट देखें, सियालकोट बस्ती थी जब पाकिस्तान बना, और ये सदियों पुराना शहर है। बिल्कुल, मुल्तान जो है, तारीख है इसकी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। तो आप जब इसके ऊपर काम ही नहीं किया गया, इसका माहौल नहीं बनाया, यहाँ का जो नौजवान है वो समझता है कि शायद मेरे में कोई कमी है, या उसमें कमी नहीं है, वो हर वो काम कर सकता है जो दुनिया कर रही है, सिर्फ माहौल चाहिए। अब हमारी एजुकेशन, मैंने बताया स्कूलों के हालात, वो जो बच्चों के पास नीचे बैठे हैं और उनके पास बेंच नहीं है, टीचर नहीं है, उन स्कूलों की हालत ख़राब है। उसके बाद वही बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए, उनके वालिद के पास वो वसाइल ही नहीं है, वो खर्च नहीं कर सकते अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते। देखिए ना, अब लाहौर की यूनिवर्सिटियाँ और मुल्तान की यूनिवर्सिटियाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो बच्चा लाहौर पढ़ेगा वो बच्चा, और मुल्तान पढ़ेगा जो बच्चा, वो मुकाबला कैसे कर सकते? नहीं कर सकते ना। इसके लिए माशी तौर पे लोगों को मजबूत करें, इस खित्ते को मंसूबे दें, इस खित्ते में अच्छे अफसर लगाएं, और यहाँ पर जो देखें IT पार्क लाहौर बन गया, मुल्तान क्यों नहीं बना? सर, वो बात की जा रही है, देखे ना, ये इस खित्ते में जरूरत है, तो यहाँ पहले बनने चाहिए। यहाँ का जो किसान है, यहाँ का जो नौजवान है, यहाँ का जो मजदूर है, यहाँ का जो, वो कैसे तरक्की करेगा? सर, RT पार्क की बात तो आपकी पार्टी ने की थी और वादे भी किए गए थे, और मेरा ही इस पे बात थी, मैंने बात की थी कि इस शहर में एक्सपो सेंटर, IT पार्क, EPZ एक्सपोर्ट जोन, ये इस खित्ते को, जैसे स्लाटर हाउसेस है यहाँ पर, ये जो चीजें हैं ये इस शहर को बदलेंगी। सर, यहाँ पे तो हम तो खबरें सुन रहे हैं कि कोई जगह देख ली गई है आपकी पार्टी की तरफ से, आपके पार्टी के MPs बात कर रहे हैं कि हमने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में देख ली है जगह। यहाँ पर असल में ना फट्टी लगाने का बड़ा शौक है, तख्ती लगाने का, मैं उस फट्टी का तख्ती लगाने का बड़ा शौक है, एक लोगों को ही शौक। मैं कहता हूँ यार लगा ले अपनी फट्टी, लगा ले तख्ती, यहाँ मनसूबे देते। एक चीज, दूसरी चीज, अब यहाँ नौजवानों के लिए मैं एक 8 मार में ना वहाँ पर एक ग्राउंड बनाया, मेरी टीम वहाँ गई, गवर्नमेंट पंजाब का कोई मंसूबा है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, मैं बतौर MP हूँ, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और मुझे करना भी चाहिए, जारी बात है मेरा इलाका है। तो आप देखें वहाँ पर वो सोच रखते हैं कि फट्टी नहीं लगेगी, ना लगे फट्टी, बाहर में गई फट्टी या तख्ती, वो चीज़ें आनी चाहिए। मैं सेक्रेटरी को मिला जाके, जो हमारे स्पोर्ट्स के थे, मैंने उनको कहा यार हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है बच्चों के पास, स्कूल मिनिस्टर, मैं राणा सिकंदर को मिला, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं उनको मिला और उनको मैंने कहा कि यहाँ इस खित्ते में स्कूलों पे काम करें आप, और अल्लाह ने आपको मौका दिया है, देखें, और वो काम भी कर रहे हैं, उनको मैं समझता हूँ। और जैसे इस खित्ते के ऊपर
तवज्जो देनी चाहिए। इस नौजवानों के लिए आईटी और टेक्नोलॉजी के ज़रिए इनको हम चेंज कर सकते हैं। आपकी पार्टी का फ्लैगशिप मंसूबा आईटी पार्क इस खित्ते के लिए कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए सर, मैंने बात की थी, कासम गिलानी मुझे उसमें उन्होंने सपोर्ट किया है और बिलावल साहब ने 1 अरब दिया है, लेकिन वो यहाँ पर जो मैं समझता हूँ शायद ही ये पंजाब गवर्नमेंट को पसंद नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ बनाए, लेकिन ये पंजाब है तो मैं पंजाब गवर्नमेंट से, मैं मरीम नवाज शरीफ साहब से कहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ इन बच्चों को, या आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, लास्ट इनके लिए 30 सेकंड्स हमारे पास मौजूद हैं, अगर आप कोई चीज़ अपना पैगाम ऐड करना चाहें इस कौम के लिए, यूथ के लिए, बच्चों के लिए, इस खित्ते के बच्चों के लिए। कि मेरी जो ज़ाती ज़िंदगी पे मैंने जो तजर्बा है कि एक मेहनत और उसके बाद मुखलस होना और ईमानदारी से काम करें और बड़ा काम करें और मजदूरी और ये जो नौकरी खाकरोब की नौकरी, मतलब ये चपरासी की नौकरी दे के ये आपसे वोट लेते हैं और आपको सफाई का ट्रांसफ़र करा के वोट लेते हैं, खुदा के वास्ता अब इन लोगों से पूछें यार, आप हमारे लिए आए हो या अपने लिए आए हो? इस खित्ते को कैसे बदलना है? इस खित्ते के नौजवानों के वो गरीब क्यों हैं?